नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आप देख रहे हैं झरोखा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। किसी भी प्रदेश को अगर विकास की ओर बढ़ाना होता है तो उसका काफी हद तक जिम्मा वहां की सरकार का होता है और प्रदेश की सरकार की सूबे की आवाम के लिए कई जरूरी कदम उठाती है, कई योजनाएं भी चलाती है, लेकिन कभी कभी सरकार के काम और सरकारी योजनाओं से लोग जानकारी के अभाव में महरूम रह जाते हैं। तो झरोखा में हम आपके सरोकार की खबरें दिखाएंगे और बताएंगे कि प्रदेश में विकास कार्यों की क्या स्थिति है और सरकार की तरफ से आपके वर्तमान और भविष्य को उज्जवल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और इस हफ्ते जनता की प्रतिनिधि किन कामों को लेकर एक्शन में है, ये तमाम खबरें आपको हम दिखाएंगे। चलिए बात सबसे पहले किसानों को लेकर करें। किसानों के हित में प्रदेश सरकार लगातार एक्शन में है और इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिव और उपायुक्तों के साथ फसल खरीद पर समीक्षा बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि विपणन सत्र 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त खरीद केंद्रों की स्थापना के लिए आवश्यक स्थानों के समय रहते पहचान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंडी व्यवस्था को सही करने के निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता की समय पर व्यवस्था करने के लिए साथ ही पर्याप्त संख्या में ड्रायर, तराजू और बारदाना सिलाई मशीन उपलब्ध होने की सुनिश्चित किया जाए और मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों और अन्य संबंधित जिलाधिकारियों के साथ मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत फसलों के सत्यापन, फसलों की खरीद की तैयारी और परिवार पहचान पत्र के आय और दिव्यांगों के सत्यापन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि मनोहर सरकार किसानों के हित में कई बड़े फैसले ले रही है। प्रदेश सरकार ने गन्ने के दाम में 12 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। प्रदेश में गन्ने का रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच चुका है और प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा में है और 75 किस्म के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल का दाम तय किया गया है और पंजाब में पिछले 4 साल से भाव 310 रुपए था। वहीं चुनाव को देखते हुए पंजाब सरकार ने 50 रुपए क्विंटल बढ़ाया है, यानी कि 50 रुपए प्रति क्विंटल पर भाव बढ़ाया गया है और गन्ने की आपको बता दें कि सरकार समय पर भुगतान कराने के लिए प्रतिबद्ध है और नारायणगढ़ को छोड़कर सभी चीनी मिलों का भुगतान किया गया। हरियाणा गन्ना उत्पादन में अच्छा राज्य है। इस बार सभी मिलों को ज्यादा गन्ना आवंटित किया जाएगा। किसी शुगर मिल की मात्रा कम नहीं की जाएगी। हरियाणा अपने बजट से किसानों को फसल का भुगतान करता है। मिलों को घाटे से उबारने के लिए पिछले साल 192 करोड़ की सब्सिडी दी गई। सरकार समय पर भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि वैज्ञानिकों ने गन्ने की नई किस्म के 15,023 विकसित की हैं। सामान्य किस्म से 10.50% रिकवरी आती है। वहीं आपको बता दें कि नई किस्म 15,023 से 14% तक की रिकवरी की उम्मीद। नई किस्म से चीनी का उत्पादन 30% तक बढ़ने की उम्मीद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हरियाणा की खेल नीति के देश के दूसरे राज्य बेहद प्रभावित हैं और आपको बता दें कि क्योंकि हरियाणा सरकार हर टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए आर्थिक सहयोग करती है और इसके बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाता है। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए रविवार को गुरुग्राम में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और सीएम मनोहर लाल, प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ी के पर हर किसी पैरालंपिक खिलाड़ी हर किसी की प्रेरणा है।
इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के समाज के लिए एक बताया और कहा कि हरियाणा की खेल नीति से दूसरे राज्य सीख रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा ओलंपिक में प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अभी सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि पॉइंट्स टैली में देश को ऊपर वाले स्थान पर लाना है और इसके लिए हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हमारे जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, ये हमारे लिए सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। सारे समाज को इनसे प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई शारीरिक कमी है तो उस कमी को कैसे अपनी प्रतिभा में बदल करके और किस प्रकार से अपने उस चुनौती को यानी एक सामना करते हुए अपने हौसले से आगे बढ़ करके और इन चुनौतियों को पार करके शीर्ष मेडल तक लाने में सक्षम हुए हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। खेलों में हम देश में अग्रणी स्थान रखते हैं, खेलों का हब हरियाणा कहलाता है, लेकिन अभी हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब दुनिया की टैली देखते हैं तो दुनिया की टैली में हमारा देश कहीं 25वें 28वें, ओलंपिक में 45-46 स्थान पर आया, पैरा ओलंपिक में 25-26 स्थान पर आया। हम पहले ऊपर के स्थानों पर आए, ये हमारी कसक है। और देश अगर वहां लाना है तो हरियाणा को भी अपनी और भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। हमारे खेल मंत्री जी ने कहा कि इनका एक टारगेट जो दे रहे हैं कि अगली बार 100 खिलाड़ी जाने चाहिए, 50 पदक लाने चाहिए। मैं तो खेल मंत्री जी को ये कहूंगा, बजट की चिंता मत करना। खेलों के नाते से बहुत सी चीजें ऐसी की हुई हैं जिसके कारण से आज दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरियाणा की खेल नीति इसको समझने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा की खेल नीति को समझा जाए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा जाए। हम नर्सरी से लेकर के और हाईएस्ट लेवल तक जहां तक भी खिलाड़ी खेल सकता है वहां तक सारी व्यवस्थाएं, 500 नर्सरीज हमने चलाई। कोविड के दिनों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसको दोबारा से फिर पूरा करेंगे। जैसा AK सिंह जी ने बताया, हमारे स्टेडियम्स, हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। इसको मजबूत कैसे करना, इस पर हम लगातार लगे हैं। महिला हॉकी जो थी उसका खेल जब देख रहा था मैं, तो बहुत थोड़े से अंतर से, यानी वो ब्रॉन्ज मेडल मिलते मिलते रह गया। लगा कि ब्रॉन्ज मेडल जीत जाते तो इनको सबको 2.5 करोड़ रुपए मिलता। अब ये नहीं जीते तो सिर्फ 15 लाख के हकदार रह गए। 15 लाख 2.5 करोड़ बहुत बड़ा गैप है। उसी समय निर्णय किया कि नहीं भी इन खिलाड़ियों को 8 खिलाड़ी हैं, इनको भी 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए। उसी समय हमने घोषणा की। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खिलाड़ी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पर फोकस करें और सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। प्रेरणा लायक खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों को मेडल के पीछे नहीं भागना चाहिए, इनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि खिलाड़ी हैं, ये समझेंगे कि बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देंगे तो मेडल भी इनकी पीछे तरफ आएंगे और हमारे जैसे 135 देशवासी इनके लिए तालियां भी बजाएंगे और स्वागत के लिए हर समय सामने खड़े होंगे। फुटबॉल खिलाड़ी के लिए कोच टेक्निकली इनको समझा देता है और फिजिकली समझा देता है, लेकिन पैरा खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोच का, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दें। तो मैं उन कोच को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ऐसे योद्धा पैदा किए, ऐसे योद्धा बनाए जिन्होंने पूरे देश के लिए 19 मेडल जीते। प्रदेश सरकार महापुरुषों से जुड़े साहित्य को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें प्रेरित करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में दीनबंधु सर छोटू राम के लेख व भाषणों पर आधारित पुस्तकों के 5 वॉल्यूम का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सर छोटू राम पूरे देश के लिए एक प्रेरणा पुंज है। खंडों का विमोचन हो रहा है। इस विमोचन के इस 5 खंडों के रचनाकार, इसके जो लेखक, ऐसे हमारे हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक एवं इतिहासकार प्रोफेसर रघुविंदर तंवर जी। आज का यह अवसर बहुत ही एक शुभ संयोगी है कि आज अनंत चतुर्दशी का पर्व भी है और एक ऐसे अवसर पर एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए
जो पीड़ित वर्ग है उसके लिए किस प्रकार का कार्य किया, उनकी जीवनी, उनका विचार, उनके आदर्श, इसको संकलित करते हुए ये जो 5 खंड चौधरी छोटूराम राइटिंग्स एंड स्पीचेस, ऐसे जो 5 खंड हैं जिनका आज विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से होगा, ये एक बहुत ही एक शुभ अवसर है। हम सब जानते हैं कि एक महान समाज सुधारक चौधरी छोटूराम जी, वो अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे वकील, और वकील के साथ उन्होंने अपने प्रैक्टिस करते हुए समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का एक सजीवट उनका एक संबंध, जैसे अपने विचारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, और जैसे अभी फिल्म में दर्शाया गया कि अपने सार्वजनिक काल में उन्होंने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी ये जो 8 घंटे का काम करने का जो कानून है, ये उन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ, वरना कोई उसका नियम कायदा नहीं था। सेना के अंदर भी भर्ती करने के लिए अपने क्षेत्र के नौजवानों को जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें रोहतक क्षेत्र के 22,000 जवान उन्हें भर्ती कराए। यानी किस प्रकार से देश के प्रति उनके मन में एक प्यार था, प्रेम था। मिलकर के सब लोग उस समय काम करते थे, मतभिन्नता होने के बाद भी एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। एक समय आया महात्मा गांधी जी के साथ किन्हीं विषयों को लेकर उनके मतभेद भी हुए, लेकिन फिर भी वो महात्मा गांधी जी का भी सम्मान करते थे, क्योंकि आखिर इस देश के सभी ऐसे महान व्यक्तित्व मिलकर के देश की आजादी जिसको दिलाना है तभी संभव हो पाएगी जब एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। मार्ग अलग अलग हो सकता है। अब बात जल संरक्षण की करेंगे, जिसको लेकर सरकार लगातार एक्शन में है। इसी कड़ी में फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 मनिका शिवकंद को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में मनिका शिवकंद को नियुक्ति पत्र और एग्रीमेंट सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना समय की मांग है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे समय को कीमती माना जाता है, उसी तरीके से जल भी बेहद कीमती है। उन्होंने मनिका को इस अभियान के लिए आगे आने पर बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने मनिका को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। जैसे हमने ये 2 साल जल प्रबंधन योजना के रखे हैं कि 2 वर्ष वार्षिक कार्यक्रम ये है, उसमें आज एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर रियल टाइम जो डिटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स जो है वो बनेगा, और उसमें हमें पता लगेगा कि कहाँ से कितना पानी निकला और कहाँ कितना पानी पहुँचा, बीच में चोरी कितनी हुई, ताकि उसका हम प्रबंधन कर सकें उन चीज़ों को रोकने के लिए। क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसका प्रबंधन ही उचित हो जाए तो सबकी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। और इस विषय को गंभीरता से लेकर के मोनिका शिवकंद जो हमारी मिस इंडिया हैं, तो मिस इंडिया ने अपने आप को ऑफर किया कि मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। उनको हमने एम्बेसडर बनाया है, और एक एम्बेसडर के नाते से इस विषय के प्रचार में वो पूरा सहयोग करेंगी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मेरे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इतने नोबल कैंपेन का, मेरा पानी मेरी विरासत। तो जो मैं कर सकती हूँ कि मैं अपने किसानों भाइयों और मेरे पिता जैसे जो किसान हैं उनको मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि वो कम ऐसी फसलें उगाएं जिसमें पानी कम यूज़ हो, पैदावार ज़्यादा हो, उनकी आय ज़्यादा बढ़े। जाके अभी तक वो सिर्फ जीरी कर रहे थे जिसमें बहुत पानी लगता है, तो बहुत सारी फसलें, ऑल्टरनेट फसलें ऐसी है कि जिसमें पानी कम, आय ज़्यादा होती है, फसलें ज़्यादा होती है। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी। तो वहीं गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए इस सेवा दिवस को 20 दिन तक लगातार चलाया जाएगा, जो कि 7 अक्टूबर को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर ब्लड डोनेशन करने वाले
बीजेपी कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इसके अलावा केएमपी के साथ से गुजर रही रेल कॉरिडोर के शिलान्यास को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया है, लेकिन समय की व्यस्तता की वजह से अभी इस कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय नहीं मिला है और जब समय सुनिश्चित होता है तभी इस कॉरिडोर को शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से ही इसको करवाया जाएगा। सत्रह सितंबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और आज ये जो सेवा समर्पण का 20वां पर्व ये शुरू हो रहा है, लगातार 20 दिन तक चलेगा। 7 अक्टूबर ऐसा दिन है जब उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का 2001 में जो शुरुआत की थी, इससे पहले वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। तो आज 17 से लेकर के और 7 अक्टूबर तक 20 दिन तक सेवा समर्पण ये सारे देश भर में चलेगा। इसी बीच में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उनका जयंती का दिन 25 सितंबर वो भी आएगा, उसको हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं और साथ ही 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन आएगा। तो ऐसे ये जो 4 पर्व हैं, इन चारों को मिलाकर के 20 दिन तक लगातार ये जो सेवा समर्पण का 20वां पर्व चलेगा। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की कामना करता हूं और देश के समाज को भी आह्वान करता हूं कि इस प्रकार के सेवा के कामों में अपने आप समर्पण भाव से आगे आएं ताकि देश और समाज का हित हो। एक नया प्रोजेक्ट हमारे यहाँ जो ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर ये बनने वाला है, केएमपी के साथ साथ पलवल से शुरू होकर के और सोनीपत तक वो जाएगा। 121 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग है। इसमें भारतीय रेलवे और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के वो एक कार्यक्रम होगा। उसके शिलान्यास के लिए मैंने उनको निमंत्रण दिया है। जब भी उनका समय मिलेगा उनको यहाँ बुला करके हम उनको शिलान्यास में सकते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के बस स्टैंड और हॉस्पिटल बनाने को लेकर भी साफ किया कि जल्द ही दोनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। नए बस स्टैंड के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और बहुत जल्दी उसका ट्रांसपोर्ट को उसका हस्तांतरण किया जाएगा और जो नया बस स्टैंड है उसको शिफ्ट किया जाएगा। जहाँ पहले बस स्टैंड है वहाँ लोकल बसों का बस स्टैंड अलग से रहेगा। सिविल हॉस्पिटल में भी एक ही हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी वेटिंग में परेशानी होती है। तो उसके लिए गुरुग्राम की बढ़ती आबादी, उसका दबाव, निश्चित रूप से जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसका विस्तार करने का विचार लगातार चल रहा है। जो पहले वाला हमारा सिविल हॉस्पिटल था उसको भी 400 बेड का सिविल हॉस्पिटल बनाने की तैयारी चल रही है। इसी प्रकार से आसपास जहाँ जहाँ आबादी फैल रही है वहाँ जहाँ कहीं CHC की आवश्यकता है CHC, जहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता हॉस्पिटल, ये सब बनवाएंगे ताकि गुरुग्राम जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति से बाकी सेवाओं को भी हम लागू कराएंगे। शनिवार को बल्लभगढ़ और NIT विधानसभा के औद्योगिक क्षेत्र में 119 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उद्योगपतियों के हाथों से नारियल फुड़वाकर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब औद्योगिक क्षेत्र में कोई समस्या नहीं रहेगी और जरूरत पड़ी तो और पैसा भी खर्च किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से औद्योगिक क्षेत्र की दयनीय स्थिति को लेकर उद्योगपति भारी परेशानियों का सामना कर रहे थे और अब 119 करोड़ के विकास कार्य औद्योगिक क्षेत्र में नई सड़कें बनने और नई सीवरेज लाइन और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 119 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बहुत देर हुई है इस सड़कों बनने में, क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस केस का निपटारा हुआ और अब वो दिन आ गया जब इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों को अब बनाने का काम आज शुरू किया है। और आज इन सड़कों की शुरुआत हमारे बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, ज़्यादातर ये सड़कें उन्हीं के क्षेत्र में आती हैं जिनका आज काम शुरू हुआ है। और उद्योगपतियों की बहुत परेशानियां थी, क्योंकि आने जाने का कोई रास्ता बचा नहीं था, सब सड़कें टूटी हुई थी, सीवर, पानी की लाइन, ड्रेनेज सब खराब थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही इसके लिए बजट मंजूर कर दिया था, लेकिन कोर्ट की लिटिगेशन के कारण ये मामला कोर्ट में लटका हुआ था। अब उसका मुख्यमंत्री जी ने उसका निपटारा कराया और आज उन सड़कों की शुरुआत हुई है। लगभग 119 करोड़ की सड़कों का आज काम सेक्टर 24 है, 25 है, DLF है और ये सब एरिया हैं जिनका सड़कों को दुरुस्त करना है, ड्रेनेज को ठीक करना है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार को सोहना के लौटकी गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। दरअसल 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस प्रोजेक्ट में चल रहे कामकाज को देखने पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी मौजूद रहे। जब भी कोई मार्ग हमने कहा है उसी समय आपने मान लिया है। अभी कितने ही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने ही आगे परसीविंग स्टेज में है। मैं समझता हूं कि हरियाणा दिल्ली के क्योंकि निकट होने के कारण से जो सुविधा हमको लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से चाहे उद्योग फूलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इस मार्ग से बनने से इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के कोई भी एक मार्ग होता है, सड़क होती है, वो द्योतक होता है उस इलाके की आर्थिक प्रगति का। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है, चाहे इसमें पलवल जिला है, नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, इन तीनों जिलों के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के लगभग 73 गांव इन तीनों जिलों के इस मार्ग के आसपास साइडों में आते हैं, इनको सबको इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 44 जो है उसमें एक अंडरपास बनना है जिससे बघौला की कनेक्टिविटी, जो हमारा ड्राई पोर्ट जोन है पृथला का, उसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। इसलिए एक अंडरपास वो जितना जल्दी बन सकेगा, हमको वो ड्राई पोर्ट बना करके उसको चालू करने में उसकी सुविधा होगी। इसी प्रकार हमारा जो नेशनल हाईवे 48 है, जयपुर रोड है, उसमें बिलासपुर चौक, कापड़ीवास के पास और बावल चौक नियर राठीवास बुड़का, ऐसे ये अंडरपास बनने हैं। ये अंडरपास बनने से लोगों को सुविधा होगी, यानी हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो उसमें से कम होगी।